Hello everyone. In this session, we will discuss about the solution of mock test of chapter Atoms and Nuclei. Let's discuss these questions in detail. So our first question is complete the nuclear reaction. हमें ये reaction complete करना. पहले हम यहाँ पे मास नंबर देख लेते हैं 9 और ये 4. टोटल कितना बन रहा है 13. यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 1 होना चाहिए. ठीक है, तभी तो 13 बनेगा. और यहाँ पे एटॉमिक नंबर Z4 और 2. 4 और 2 कितना बन रहा है 6. तो यहाँ पे ऑलरेडी है. एटॉमिक नंबर क्या मिलेगा 0. तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन किसकी होती है न्यूट्रॉन की. तो न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास इसका ऑप्शन है, दैट इज द करेक्ट आंसर. If this Fp, Fn, Fnp, these are nuclear forces between proton-proton, neutron-neutron, neutron-proton. The relation between them is. अब देखो जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती है उनकी प्रॉपर्टी होती है एक. कौन सी प्रॉपर्टी होती है दैट दीज फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट. ये चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करती. ठीक है, तो अगर ये चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करती हैं तो अगर आप दो प्रोटॉन के बीच में फोर्स देखो, दो न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स देखो, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स, ये सेम ही मिलेगी. आप चार्जेस पे डिपेंड ही नहीं करती है. तो ऑप्शन सी दैट इज द करेक्ट. Particle having almost zero mass and exactly zero charge is. अब हमें एक ऐसा पार्टिकल बताना है जिसका मास क्या है जीरो हो और चार्ज भी जीरो हो. अब देखो पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, मास तो उसका जीरो होता ही है और चार्ज भी जीरो चाहिए हमें. ये ऑप्शन नहीं आएगा. न्यूट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. चार्ज तो इसका जीरो है बट मास जीरो नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा. इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज इसका -1 है और मास जीरो है, ये भी नहीं आएगा. तो न्यूट्रिनो जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो न्यूट्रिनो है उनका मास क्या होता है ऑलमोस्ट जीरो होता है और इनका चार्ज भी क्या होता है जीरो. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाइड्रोजन बॉम्ब इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन. इसका आंसर आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन बॉम्ब है. अब इसमें फिशन नहीं हो सकती क्योंकि हाइड्रोजन तो लाइटर न्यूक्लियाई है ना, तो इस पे फ्यूजन होगी. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. एनर्जी जनरेटेड इन द स्टेट्स इज मेनली ड्यू टू. अब जो डिफरेंट स्टेट्स है वो अपनी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए किस पे डिपेंड होती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे. और ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनमें फिशन रिएक्शंस होती है. फिशन रिएक्शन जब होती है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, तो ये जो रिएक्टर्स है ये किसके बेस, इनका प्रिंसिपल कौन सा है, किस प्रिंसिपल पे ये रिएक्टर्स काम करते हैं. प्रिंसिपल ऑफ रिएक्टर किस प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं, दैट इज न्यूक्लियर फिशन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अ चेन रिएक्शन इज कंटिन्यूस ड्यू टू लार्ज मास डिफेक्ट. उसमें मास डिफेक्ट का कोई रोल नहीं होता. लार्ज एनर्जी. ऑप्शन सी द प्रोडक्शन ऑफ मोर न्यूट्रॉन्स इन द फिशन. अब चेन रिएक्शन क्या होती है, हमने एक बार रिएक्शन को क्या कर दिया स्टार्ट कर दिया अपने आप. तो यहाँ पे क्या होता है एक बेरियम निकलता है क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं यहाँ पे और एनर्जी निकलती है. तो ये 3 न्यूट्रॉन्स आगे क्या करते हैं फिशन को कंटिन्यू करते हैं. अब ये 3 न्यूट्रॉन्स हैं, जैसे फर्स्ट न्यूट्रॉन सेकंड थर्ड, ये 3 फिशन रिएक्शंस करेंगे, इनसे भी 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे. तो ये न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आगे और फिशन करेंगे.
यानी कि हमें चेन रिएक्शन जो है कंटिन्यूस करवानी है, तो कैसे पता चलेगा, कैसे कंटिन्यूस करवा सकते हैं, ताकि प्रोडक्शन हो मोर न्यूट्रॉन्स की, उनकी वजह से फिशन रिएक्शन जो है वो कंटिन्यूस होती है, चेन रिएक्शन कंटिन्यूस होती है। एन एटम बॉम्ब वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एटम बॉम्ब जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, न्यूक्लियर फिशन। फिशन में क्या होता है हमारे पास, एक बार जो रिएक्शन स्टार्ट कर दी हमने, रिएक्शन इनिशिएट हो गई, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूस जो चेन रिएक्शन है वो अपने आप फॉलो होती है। और ये चेन रिएक्शन कैसी होती है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो बॉम्ब है वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है इसमें। ठीक है, तो फिशन की रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फिशन इज द करेक्ट आंसर। The nucleus of this contains 12 electrons, 12 protons, 12 neutrons, 11 न्यूट्रॉन। हमारे पास कौन सा न्यूक्लियस है, ये वाला। अब इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, जितना एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि प्रोटॉन्स कितने हैं हमारे पास, 11। ये ऑप्शन नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन्स भी इतने ही मिलेंगे। न्यूट्रॉन्स कितने आए, ए माइनस जेड, ए कितना है 23, जेड कितना है 11, जब माइनस किया 12, तो न्यूट्रॉन्स कितने मिले 12। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, when the nitrogen it is bombarded with the helium, ये नाइट्रोजन को बम्बार्ड किया हमने हीलियम के साथ, तो हमें रिजल्टेंट न्यूक्लियाई क्या मिला, ऑक्सीजन। अब हमें बताना है यहाँ पे रिजल्टिंग किसका, कौन सा पार्टिकल और होगा। रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। मास नंबर बिफोर रिएक्शन कितना मिल रहा है 18, यहाँ पे कितना है 17, मतलब यहाँ पे 1 चाहिए हमें मास नंबर। और ये कितना मिल रहा है हमारे पास 9 जेड, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है 8, यहाँ भी एटॉमिक नंबर क्या चाहिए जेड। तो ये कन्फिगरेशन किसकी होती है, प्रोटॉन की। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रोटॉन को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो प्रोटॉन जो है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर है। Heavy stable nuclei have more number of neutrons than protons. This is because of the fact. अब देखो हैवी स्टेबल न्यूक्लियाई की बात की गई। हैवी न्यूक्लियाई मतलब मास नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मास नंबर ज्यादा है तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं वो क्या होंगे, ज्यादा मिलेंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। तो हमें पता है कि जो प्रोटॉन्स है इनके बीच में क्या प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स प्रेजेंट होती है। अगर इनके बीच रिपल्शन हो रही है तो जो हैवी न्यूक्लियाई है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। कि रिपल्शन हो रही है तो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, इनको स्टेबल करने के लिए क्या किया जाता है, ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो ऐड किए जाते हैं। मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐड, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है प्रोटॉन्स के बीच में, रिपल्सिव होती है, रिपल्शन की वजह से अनस्टेबिलिटी आ जाती है। बट स्टेबल रहना चाहते हैं न्यूक्लियाई, तो वो उनमें स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करना पड़ता है, न्यूट्रॉन्स को ऐड करना पड़ता है। क्योंकि जितने न्यूट्रॉन्स ऐड करेंगे तो प्रोटॉन्स के बीच रिपल्सिव फोर्सेस कम हो जाएगी और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लगेंगी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। ठीक है, next, in the reactor, moderator slow down the neutron which comes out in a fission reaction. तो फिशन प्रोसेस में हम क्या यूज करते हैं, मॉडरेटर यूज करते हैं। मॉडरेटर का काम क्या होता है, जो न्यूट्रॉन्स बने हैं फिशन में उनको स्लो डाउन करते हैं, यानी कि थर्मल न्यूट्रॉन्स बनाने में हेल्प करते हैं। द मॉडरेटर यूज्ड लाइट न्यूक्लियाई, जो मॉडरेटर होता है वो लाइट न्यूक्लियाई का ही होता है। हैवी न्यूक्लियाई नहीं चूज किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता, बिकॉज जब आप कोलिजन करवाओगे न्यूट्रॉन की हैवी न्यूक्लियाई के साथ तो वो स्लो डाउन नहीं होता।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी, कि अगर मॉडरेटर हैवी न्यूक्लियाई का हो जाएगा तो जब उसकी कोलिजन होगी न्यूट्रॉन के साथ तो उसकी स्पीड जो है वो कम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सिंपल Bohr model cannot be directly applied to calculate the energy level of an atom with many electrons. This is because हमें पता है बोहर मॉडल सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, हाइड्रोजन के लिए और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, मतलब जिसमें क्या है, वन इलेक्ट्रॉन, यानी कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये जो मॉडल है वो हम यूज करते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज नहीं किया जाता। इसका रीजन क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर नॉट बीइंग सब्जेक्टेड टू अ सेंट्रल फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके कोई भी सेंट्रल फोर्स एक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से ये जो मॉडल है हम अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड मॉडल ने हमें जो जो बताई है ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, ये तो सही है स्टेटमेंट, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम फोर्स एक्टिंग ऑन देम, ये भी उसने बताया था ऑब्जर्वेशन में, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। मोस्ट ऑफ मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। स्टेबिलिटी ऑफ एटम आयंस इज एस्टैब्लिश्ड बाय दिस, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल है जो वो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में उसने बताया ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाफ टाइम ऑफ ए रेडियोएक्टिव सैंपल इन मिनट्स इफ इट्स मीन लाइफ इज 200 सेकेंड। अब मीन लाइफ हम टाउ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 200 सेकेंड। हमें हाफ लाइफ निकालना है, हाफ लाइफ का रिलेशन क्या होता है, 0.693 बाई डिके कांस्टेंट। अब हमें डिके कांस्टेंट चाहिए तभी हम हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। तो मीन लाइफ का रिलेशन क्या होता है डिके कांस्टेंट के साथ, ये होता है, यहाँ से डिके कांस्टेंट क्या आ गया, 1/टाउ। यहाँ पे मीन लाइफ की वैल्यू फिल कर दी, ये डिके कांस्टेंट मिला हमें। अब हम हाफ लाइफ के फॉर्मूले में फिल कर देते हैं, 0.693 डिवाइडेड बाई 1/200। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा 2.31 मिनट्स, तो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। A nucleus at rest is split into two nuclear part। अब एक न्यूक्लियस है, ये रेस्ट पे है, ये जो है दो न्यूक्लियर पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मान लो एक न्यूक्लियर पार्ट N1 है, दूसरा क्या है N2। दे हैव रेडियई इन द रेशो, मान लो इसका रेडियस R1 ले लिया, इसका रेडियस R2 ले लिया, तो R1/R2 रेशो जो गिवन है दैट इज 1/3। फाइंड देयर रेशो ऑफ वेलोसिटीज, वेलोसिटी की रेशो निकालनी है, यानी कि v1/v2 निकाल। अब देखो रेडियस का रिलेशन किसके साथ होता है हमारे पास, मास नंबर के साथ, ये लगा देते हैं हम रिलेशन। R1/R2 किसके इक्वल आ जाएगा, A1/A2 की पावर 1/3 के इक्वल आ जाएगा, R0 तो कैंसिल हो जाएगा। ये रेशो कितनी गिवन है, 1/3 की पावर 1/3, तो हमारे पास मास नंबर की रेशो आ गई 1/27, क्योंकि ये इधर जाके क्यूब बन जाएगा, तो ये रेशो बन गई। अब मास नंबर है, मास नंबर मतलब मास की रेशो ले ले, m1/m2 किसके इक्वल आ गया, दिस वन। अब देखो ये रिएक्शन हो रही है, इसमें हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है कि जो इनिशियल मोमेंटम है इट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियली देखो ये रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो मोमेंटम क्या आएगा, जीरो। मोमेंटम हम कैसे लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। मान लो इसका मास m1 है, वेलोसिटी v1 है, इस न्यूक्लियर पार्ट की m2 मास है, v2 वेलोसिटी है, तो फाइनल मोमेंटम क्या मिलेगा, m1v1 प्लस m2v, ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ से हमें क्या मिला, m1v1 इज माइनस m2v। अब ये माइनस का क्या मतलब है, क्योंकि देखो ये जो है इनिशियली जीरो मोमेंटम है, वो हमें कैसे मिलेगा,
अगर ये N1 जो है V1 वेलोसिटी के साथ इस तरफ जा रहा है, तो N2 जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए, तभी तो हमें मोमेंटम जो है वो 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा लेते हैं, मॉड लगा लेते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 मिल गया। यहाँ से m1 अपॉन m2 किसके इक्वल आया, v2 अपॉन v1। m1 अपॉन m2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/27। अब हमें रेशो किसकी निकालनी है, v1/v2 की। तो v1/v2 क्या आ जाएगा, 27/1। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following forms basis of a nuclear reactor। अब हमें पता है न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होती है, न्यूक्लियर फिशन, फिशन रिएक्शन ही होती है रिएक्टर में। और फिशन कैसी रिएक्शन है, चेन रिएक्शन है। अब चेन रिएक्शन भी क्या होती है, दो तरह की होती है, एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और एक आती है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, अब हम तो रिएक्टर की बात कर रहे हैं ना, रिएक्टर में कौन सी चेन रिएक्शन होती है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जो होती है ये रिएक्टर में होती है। तो इसका ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियई इंक्रीजेस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की कर्व स्टडी की थी, वो कैसी कर्व आई थी, कुछ ऐसी कर्व आई थी, यहाँ पे किंग्स थे और ये ऐसे जा रही थी, और ये मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए आई थी हमारे पास, आयरन के लिए। इस तरफ हम मास नंबर प्लॉट कर रहे हैं, इस तरफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब उन्होंने क्या बोला है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जो है इंक्रीज कर रहे हो। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज करने का मतलब क्या है, आप मास नंबर को इंक्रीज कर रहे हो। तो पहले कम मास नंबर था, फिर ऐसे ऐसे इंक्रीज कर रहे हो। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी कब कैसे बिहेवियर शो कर रही है, पहले वो क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है, फिर मैक्सिमम वैल्यू आती है ना इसके लिए, आयरन के लिए, के बाद वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, mass of an atomic nucleus is less than the sum of masses of its continuous constituents, the mass defect is converted into। अब हमें पता है mass defect क्या होता है, कि जो sum of mass of nucleons, न्यूक्लियॉन्स का मास को ऐड करोगे वो ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये जो मास डिफरेंस होता है ये किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। कौन सी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, कि जो एनर्जी हमें चाहिए बाइंड करने के लिए, न्यूक्लियॉन्स को टुगेदर बाइंड करने के लिए, उस एनर्जी में ये मास डिफरेंस यूटिलाइज होता है। तो ऑप्शन डी जो है इट इज द करेक्ट आंसर, एनर्जी विच बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। नेक्स्ट, फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर बिकॉज। अब फ्यूजन में क्या होता है, हमारे पास दो लाइट न्यूक्लियाई है। ठीक है, मान लो ये दो लाइट न्यूक्लियाई है, इनको हमने फ्यूजन करवा दी। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करवा। अब जब इसको कंबाइन करवाएंगे, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट है ना, तो प्रोटॉन्स के बीच क्या होती है, रिपल्शन, रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगी यहाँ पे। तो उन रिपल्सिव फोर्सेस को ओवर करने, कम करना है हमें, खत्म करना है। अगर रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा एनर्जी हमें मिल जाए, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, फ्यूजन करवा सकते हैं। तो ज्यादा एनर्जी कम मिलेगी जब टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा डी, कि जो काइनेटिक एनर्जी है इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि हम रिपल्शंस को ओवरकम कर सकें। और जो एनर्जी हाई कब होगी, जब टेम्परेचर हाई होगा तभी एनर्जी हाई होगी। तो हाई टेम्परेचर की कंडीशन इसीलिए दी जाती है ताकि जो काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाए कि हम रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम कर सकें। Which of the following is not a mode of radioactive decay? रेडियोएक्टिव डिके कौन सा इसमें नहीं है, देखो पॉजिट्रॉन एमिशन ये भी तो डिके है, बीटा नेगेटिव डिके।
इलेक्ट्रॉन कैप्चर ये भी डिके के अंदर आता है। अल्फा डिके में अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है, ये भी डिके है। फ्यूजन इज द करेक्ट आंसर। फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है कि जो हम लाइट न्यूक्लियाइज होते हैं उनको कंबाइन करते हैं, इसमें डिके नहीं हो रहा कुछ भी, हम न्यूक्लियस को कंबाइन करते हैं लाइट न्यूक्लियस को, ताकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो इंक्रीज हो सके। ठीक है।